नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा और हम लोग सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। आइए यहाँ देखिए, 4 लाइनें सुंदर सी दी गई हैं। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मतलब आपने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में अगर कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है, आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। इसी क्रम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और हम लोग सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। आप लोग इस सेशन से आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां सीखने को मिलेंगी और जो कि परीक्षाओं में लगातार पूछी जाती हैं। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सेशन का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, पहला दिया गया है, प्रतिवर्ष नदी दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? विकल्प है 25 सितंबर, दूसरा 16 सितंबर, तीसरा 5 सितंबर, चौथा 22 सितंबर। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा 25 सितंबर को प्रतिवर्ष नदी दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें 25 सितंबर के बारे में तो एक अन्य दिवस के नाम से और भी जाना जाता है, अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में अंत्योदय दिवस भी 25 सितंबर को मनाया जाता है। यह पहली बार 2014 में इसका घोषणा किया जाता है और 2015 में पहली बार अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों यहां यह जानना जरूरी है कि अंत्योदय दिवस किससे संबंधित है? तो जो समाज के अति गरीब लोग हैं उनको लाभ पहुंचाना अंत्योदय योजना का जो है मुख्य आशय है। अगर हम बात करें 16 सितंबर के बारे में तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और यहां से आपको याद रखना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित शहर है। अगर बात करें 5 सितंबर के बारे में तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। और किसकी स्मृति में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की स्मृति में। अगर हम बात करें कितने अध्यापकों को सम्मानित किया गया है 2022 में, तो 46 अध्यापकों को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार से। और किसके द्वारा? राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मानित किया गया। अगर हम बात कर लें यहीं अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब बात हो रही थी हमारी नदी से संबंधित, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे हैं जो नदियों से संबंधित हैं। उनको हम अगर देख लें तो हमारे परीक्षाओं में अगर प्रश्न आए तो वो गलत नहीं होंगे। तो आइए हम लोग देखें उन प्रश्नों को। यहां बताया गया पहला कि नदी दिवस जो 25 सितंबर को मनाई जाती है, इसकी थीम क्या है? तो जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व जो है, ये 2022 के नदी दिवस की थीम है। अगर बात करें विश्व की सबसे लंबी नदी के बारे में दोस्तों, तो नील नदी जो है ये सबसे लंबी नदी है और मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। और मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है। अगर बात करें यहां विश्व की सबसे बड़ी, तो अमेजन नदी जो है ये सबसे बड़ी नदी है। अगर बात करें सर्वाधिक देशों में बहने वाली नदी, तो डेन्यूब नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? डेन्यूब नदी है। यह 10 देशों में बहती है। कितने देशों में? 10 देशों में। अगर बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे लंबी, तो गंगा नदी है और यह भारत में 2525 किलोमीटर की दूरी में बहती है। अगर बात करें सबसे ज्यादा कहां बहती है, तो उत्तर प्रदेश में बहती है। यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो नदी जोड़ो परियोजना का संबंध किससे है? तो ये अमृत क्रांति से है। नमामि गंगे योजना कब प्रारंभ किया गया? 2014 में प्रारंभ किया गया। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख ले हम। हाल ही में चर्चा में रहा बथुकम्मा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो देखिए, पहला दिया गया मणिपुर, दूसरा तेलंगाना, तीसरा सिक्किम, चौथा मेघालय। यहां जो सही विकल्प हमारा है, विकल्प नंबर 20 सही होगा, तेलंगाना। यहां हम जाने कि बथुकम्मा को अन्य नाम से फूलों का त्योहार के नाम से जाना जाता है और यह नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। अब यहां पर तेलंगाना से महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में याद रखना है।
तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो हैदराबाद जो है दोस्तों ये तेलंगाना की राजधानी है। आपको याद रखना है ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? तो हैदराबाद के विलय से है। और कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ के शासक कौन थे? निजाम जो है यहाँ के शासक थे। अगर हम बात करें 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां नवीनतम राज्य के रूप में गठित होने वाला राज्य कौन सा था? तो तेलंगाना है। अगर हम बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर राव जी हैं। अगर बात करें यहाँ राज्यपाल के बारे में तो याद रखना है तमिल साई जो है, तमिल साई सौंदरराजन जी जो हैं यहाँ की राज्यपाल के रूप में है। अब यहां से महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में अगर हम देखें मणिपुर के बारे में तो इसकी राजधानी क्या है? इंफाल है। क्या दोस्तों? इंफाल है। अगर हम बात करें सिक्किम के बारे में तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और पहली बार सिक्किम रणजी ट्रॉफी का आयोजन पहली बार कहां किया जा रहा है? तो सिक्किम में। साथ ही साथ आपको याद रखना है इसका गठन कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी शिलांग है। आइए कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में जाने जो कि हाल फिलहाल के दिनों में चर्चा में बने हैं। तो देखिए एक सूची के माध्यम से, जैसा कि अभी हमने आपसे कहा कि ये फूलों का त्योहार है, तो देखिए यहां फूलों के सजावट के आधार पर आपको बताया गया है कि ये जो बदुकम्मा त्योहार है ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। आपको भूलना नहीं है, अगर फूलों की घाटी पूछी जाए तो उत्तराखंड होगा और फूलों का त्योहार पूछा जाए तो वो बदुकम्मा त्योहार होगा। आइए देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण है चेरी ब्लॉसम। अगर हम चेरी ब्लॉसम की बात करें तो ये शिलांग में मनाया जाता है। आपको याद रखना है मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है। अगर बात करें सिरई लिली, बहुत बार पूछा गया है, ये मणिपुर का त्योहार है। आपको याद रखना है हरेली जो है मित्रों ये छत्तीसगढ़ का त्योहार है। कहां का? छत्तीसगढ़ का। हरेला उत्तराखंड का है। अगर लोसर की बात करें तो ये लद्दाख राज्य का है। और लोसांग की बात करें तो ये सिक्किम राज्य का है। नुआखाई ये उड़ीसा से संबंधित है। और सरहुल जो है दोस्तों ये झारखंड का है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है सरहुल त्योहार का संबंध किस राज्य से है? झारखंड से। रज पर्व उड़ीसा से संबंधित है। और ओणम जो है दोस्तों ये केरल से संबंधित है। पोंगल जो है ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। उम्मीद है ये सारी जानकारियां आपको पसंद आ रही होंगी। आप जरूर इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आइए इसी क्रम में अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है हाल ही में चर्चा में रही हरमन केस्टन पुरस्कार 2022। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जरूर याद रखना है। यह किस भारतीय को दिया गया? पहला दिया गया मीना कांडासामी, दूसरा शशि थरूर, तीसरा पुनीत राजकुमार, चौथा चारुतास मिश्रा। यहां जो सही विकल्प हमारा है दोस्तों पहला मीना कांडासामी। इनका संबंध कहां से है? तो ये चेन्नई से संबंधित है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, तमिलनाडु की राजधानी है। और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ आप यहां याद रखें कि यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये लेखिका हैं। और यहां पर इनके द्वारा जाति भेद साथ ही साथ लिंग भेद और जातीय उत्पीड़न का खुला विरोध किया गया, जिसके कारण इन्हें हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। अब आपको पता चल गया होगा कि हरमन केस्टन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो समाज के उन पहलुओं को या समाज की बुराइयों पर खुले तौर से विरोध करने वाले व्यक्ति को यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह कहां दिया जाएगा? तो ये लंदन में यह दिया जाएगा। आपको याद रखना है लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स नदी के तट पर स्थित है लंदन शहर। अगर हम बात करें शशि थरूर के बारे में तो हाल ही में फ्रांस
फ्रांस की सर्वोच्च सम्मान, फ्रांस की सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो शशि थरूर जी को सम्मानित किया गया है। अगर बात करें पुनीत इस राजकुमार के बारे में, तो कर्नाटक के सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो पुनीत राजकुमार को। और अत्यंत महत्वपूर्ण पर्यावरण के दृष्टिकोण से है चारुतोष मिश्रा, आपको याद रखना है व्हिटली अवार्ड, व्हिटली अवार्ड जिसे ग्रीन नोबेल के नाम से जानते हैं, इसे किसे 2022 का सम्मान किसे दिया गया? तो चारुतोष मिश्रा को दिया गया। और ये दो बार प्राप्त करने वाले भारतीय हैं। इससे पहले किसे दिया गया था? तो इसके पहले नुकलू फार्म को दिया गया था व्हिटली अवार्ड। आइए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उनको हम रिकॉल कर लें। यहां देखिए आपको पिक्चर दिखाया गया है, यहां देखिए येबल पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और डेविस सुलीवान को दिया गया है। अगर हम बात करें प्लित्जर पुरस्कार, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसे दिया गया है 2022 का? तो फहमीदा अजीज को दिया गया है। और ये बांग्लादेश से संबंधित हैं। अगर हम बात करें रेमन मैग्सेस पुरस्कार, तो ये एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये रेमन मैग्सेस पुरस्कार को जाना जाता है। कहां से दिया जाता है? तो ये मनीला, फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला से दिया जाता है। और हाल ही में कितने लोगों को? 4 लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें भारत के पहले कौन रहे हैं विजेता, तो विनोवा भावे जी रहे हैं पहले। और हाल 2018 में रवीश कुमार, जरूर याद रखना है आपको, रवीश कुमार जी को रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगर हम बात करें मिस वर्ल्ड की, तो कैरोलिना है, इनको दिया गया है। और ये पोलैंड से संबंधित हैं। पोलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? वारसा है। क्या है? वारसा है। अगर बात करें मिस यूनिवर्स की, तो हरनाज संधू हैं। और ये कहां से संबंधित हैं? तो ये चंडीगढ़ से संबंधित हैं। और ये प्रतियोगिता का क्रम कौन सा था? 70वां था। और कहां आयोजित हुआ था? इजराइल में आयोजित हुआ था। अगर हम बात करें लिबर्टी मेडल, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को दिया गया है लिबर्टी पुरस्कार। अगर हम बात करें यूनेस्को शांति पुरस्कार, अत्यंत महत्वपूर्ण है, एंजेला मार्केल को दिया गया है। ये चांसलर रही हैं पूर्व की, कहां की? जर्मनी की पूर्व चांसलर रही हैं। कौन? एंजेला मार्केल। साथ ही साथ जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन जो है ये जर्मनी की राजधानी है। आपको बताना है कि ये किस नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में ओलाफ सोल्ज जो हैं यहां के चांसलर हैं। अगर बात करें विश्व खाद्य पुरस्कार, डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है। ये यूएसए से संबंधित हैं। रामानुजन पुरस्कार, ये नीना गुप्ता को दिया गया है। यह भी गणित का पुरस्कार है, आपको जरूर याद रखना है। नेताजी पुरस्कार शिंजो आबे को दिया गया है। और ये जापान के सबसे अधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री के रूप में रहे हैं। और इन्हीं के द्वारा क्वाड देश की स्थापना 2007 में किया गया था। और 2021 में पद्म विभूषण सम्मान पाने वाले एकमात्र विदेशी कौन थे? तो ये शिंजो आबे जी थे। यहां पर T+2 पुरस्कार, ये सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ये सारे प्रश्न आपकी सफलता के लिए निश्चित ही मददगार साबित होंगे। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ टाइकाथॉन नामक पहल शुरू किया गया? देखिए यहां दिया गया, पहला शिक्षा मंत्रालय, दूसरा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, और तीसरा स्वास्थ्य एवं आवास एवं शहरी मंत्रालय, और चौथा ग्रामीण विकास मंत्रालय। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर सी, आवास एवं शहरी मंत्रालय।
इसके केंद्रीय मंत्री कौन है? हरदीप पुरी, हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी जी हैं। आपको यहां याद रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो वेस्ट से वेल्थ के रूप में उसको क्रिएट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मतलब वेस्ट से टॉय खिलौने का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आपको पता होगा हाल ही में आवास एवं शहरी मंत्रालय की एक पहल है नमस्ते योजना। नमस्ते योजना, इसको भी आपको जरूर याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ऐसे कर्मचारी जो गंदगी के सीधे संपर्क में आ जाते हैं उनको इससे बचने के लिए या इससे रोकने के लिए या गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? नमस्ते योजना प्रारंभ की गई है। और किस संस्था के द्वारा? आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। यही शिक्षा मंत्रालय के बारे में बात करें तो इसके केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अगर हम बात करें परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय तो मनसुख मंडाविया जी हैं। आपको जरूर याद रखना है। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो अगर हम यहां देख लें तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे। देखिए यहां पर आपको ऐकाथॉन जो योजना है इसका एक सिंबल भी दिया गया है, स्वच्छ अमृत महोत्सव, स्वच्छ इंदौर, स्वस्थ मध्य, साथ ही साथ आजादी का अमृत महोत्सव, लेट्स पुट वेस्ट टू प्ले इसका मुख्य थीम है। अगर बात करें आजादी का अमृत महोत्सव कब प्रारंभ किया गया, तो ये 12 मार्च 2021 को प्रारंभ किया गया और ये 15 अगस्त 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्वच्छ आजादी का अमृत महोत्सव में और स्वच्छ अमृत महोत्सव। स्वच्छ अमृत महोत्सव 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चलने वाली योजना है। अगर बात करें स्वच्छ भारत मिशन तो यह 2014 में प्रारंभ की गई और 2019 में यह समाप्त हुई और 2.0 मतलब स्वच्छ भारत मिशन 2.0 प्रारंभ किया गया जो कि 2022 से 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगर स्वच्छ सुजल प्रदेश के बारे में बात करें तो अंडमान निकोबार को चिन्हित किया गया है। आपको ध्यान रखना है यहां स्वच्छ का मतलब होता है खुले में स्वच्छ मुक्त और सुजल का मतलब होता है हर घर स्वच्छ जल। अगर बात करें भारत का सबसे स्वच्छ शहर तो लगातार 5 बार इंदौर, ये मध्य प्रदेश का शहर है। लगातार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन रहा है? इंदौर। हर घर जल का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? 2024 का। हर घर जल प्रमाणित जिला कौन है? तो बुरहानपुर है और ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगर बात करें हर घर प्रमाणित प्रदेश कौन सा है तो ये गोवा है। अगर बात करें एसडीजी इंडेक्स में स्वच्छ जल कहां वर्णित है तो इंडेक्स नंबर 6 में। विश्व जल दिवस 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है वाटरमैन ऑफ द इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है तो राजेंद्र सिंह जी को वाटरमैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किसने क्रिकेट की दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता? देखिए यहां पहला दिया गया है पूर्वी क्षेत्र, दूसरा पश्चिमी क्षेत्र, तीसरा उत्तरी क्षेत्र, चौथा दक्षिणी क्षेत्र। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी सही होगा। पश्चिमी क्षेत्र मित्रों ये विजेता रही जबकि दक्षिणी क्षेत्र जो है ये उप विजेता रहा। कौन रहा? उप विजेता रहा। अगर हम बात करें दिलीप ट्रॉफी की ये कब से प्रारंभ हुआ? 1961-62 से ये प्रारंभ हुआ और क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सबसे पुराना जो ट्रॉफी है तो ये दिलीप ट्रॉफी है। अब हाल फिलहाल के दिनों में खेल के परिदृश्य से महत्वपूर्ण जो घटनाएं या खेल से परिदृश्य से जो दैनिक समसामयिकी के प्रश्न बन सकते हैं उनको एक सूचीबद्ध किया गया है। अगर उनको हम देख ले तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होने वाले हैं। देखिए यहां दिया गया है 131वां डूरंड कप, ये किसने जीता है तो बंगलुरु के द्वारा यह कप जीता गया है और क्रम कौन सा? 131वां। अगर बात करें आपको 75वां संतोष ट्रॉफी ये भी और डूरंड कप दोनों फुटबॉल से संबंधित है, ये किसने जीता है? केरल राज्य के द्वारा जीता गया है। रणजी ट्रॉफी पहली बार दोस्तों मध्य प्रदेश ने जीता है और पहली बार सिक्किम राज्य रणजी ट्रॉफी की मेजबानी करने वाला राज्य है। अगर एशिया T20 कप
की बात करें तो इसे श्रीलंका ने जीता है। किसने जीता है? श्रीलंका ने। और यूएई में इसका आयोजन हुआ है और उप विजेता पाकिस्तान रहा है। अगर बात करें अंडर 19 की तो भारत दोस्तों विजेता रहा और इंग्लैंड जो है दोस्तों ये उप विजेता रहा। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप की बात करें तो क्रम पहला 12वां था। आयोजन इसका न्यूजीलैंड में किया गया। कहां किया गया? न्यूजीलैंड में। और ऑस्ट्रेलिया जो है ये विजेता टीम रही। इसी तरह से आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया था, आपको जरूर याद रखना है। अगर बात करें 13वां विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा, जो कि 2023 में होना है, तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम कौन सा पदक जीती है? तो सिल्वर पदक जीती है। अब गोल्ड जरूर याद रखें कि गोल्ड किसने जीता है, तो गोल्ड ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। आपको याद रखना है यहां कप्तान कौन थी, तो हरमनप्रीत जो है भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान थी। अगर बात करें 15वां आईपीएल का आयोजन, इसमें अगर हम बात करें तो विजेता टीम कौन रहा, तो गुजरात रहा। कौन सा रहा? गुजरात रहा। और इसका स्पॉन्सर कौन रहा, तो टाटा इसका स्पॉन्सर रहा। उप विजेता राजस्थान रॉयल्स रहा। फीफा फुटबॉल विश्व कप की बात करें तो दोहा कतर में इसका आयोजन किया जाना है 2022 का। अगर हॉकी विश्व कप की बात करें तो इसका उड़ीसा राज्य में आयोजन किया जाएगा, भुवनेश्वर के उड़ीसा में किया जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देख लें। हाल ही में देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। अब देखिए पहला दिया गया प्रयागराज उत्तर प्रदेश, दूसरा कलोल गुजरात, तीसरा भोपाल मध्य प्रदेश, चौथा तारापुर महाराष्ट्र। यहां जो सही हमारा होगा दोस्तों ये विकल्प नंबर ए सही होगा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ये कौन सा क्रम है? ये दूसरा है। तो यही हम जान लें कि पहला कहां इसका आयोजन किया गया था, तो पहला इसका कलोल गुजरात में आयोजित किया गया था। अगर हम बात करें कि प्रयागराज जो है इसके कौन से स्थल पे, तो आपको याद रखना है फूलपुर। कहां? फूलपुर और आंवला। आंवला कहां से संबंधित है? बरेली से संबंधित है। अब यहां से नैनो यूरिया खाद प्लांट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और हैं जो कि हम एक सूची के माध्यम से देख लें तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे। देखिए सबसे पहला कि नैनो यूरिया किस संस्था के द्वारा बनाई गई, तो ये इफको के द्वारा बनाया गया। अब यहां बात आती है कि इफको का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है इसका इफको का फुल फॉर्म है। अब यूरिया की बात हो रही है तो आपको यहां इसका फार्मूला जरूर याद रखना है, NH2CONH2। इसका फार्मूला यूरिया का क्या है? NH2CONH2। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो बोहलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया था। अब यहां से एक प्रश्न और भी याद रखिए कि जो नॉर्मल यूरिया का छिड़काव खेतों में या फसलों में की जा रही थी उसका मात्र 30% उपयोग फसलें की जाती थी, फसलों के माध्यम से, बाकी वेस्ट हो जाता था। जबकि नैनो यूरिया का उपयोग 80% फसलों के माध्यम में किया जा सकता है और ये किफायती और सस्ता दोनों है नॉर्मल यूरिया की तुलना में। इसी कारण यह चर्चा परिचर्चा में बना हुआ है। आइए उत्तर प्रदेश से यह संबंधित है तो उत्तर प्रदेश से कुछ विशेष जानकारी आपको जरूर याद रखना है। जैसे अगर बात करें भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पे तो यहां उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा होगा और पहले स्थान पे राजस्थान होगा, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश होगा, तीसरे स्थान पे दोस्तों महाराष्ट्र होगा और चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है, तो लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। नाइट सफारी कहां, तो लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। और भारतीय विरासत संस्थान ये नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान किस प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है। अमृत सरोवर पहला कहां बनाया गया, उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनाया गया। और हाल ही की रिपोर्ट के आधार पर भारत में अमृत सरोवर क्रियान्वयन में पहला राज्य कौन सा स्थल है, तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अगर बात करें पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां स्थापित की जा रही है, तो यह लखनऊ में स्थापित की जा रही है। विश्व का लैब में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक
कौन सा है मित्रों? तो यह यूरिया है। यूरिया जो है लैब में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े। निश्चित ही यह सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र का संबंध किससे है? देखिए पहला दिया गया है कृषि मंत्रालय, दूसरा स्वास्थ्य मंत्रालय, तीसरा सीबीआई की पहल, चौथा रेलवे की पहल। यहां जो हमारा सही विकल्प है यह सीबीआई की पहल है। अब यहां सीबीआई और ऑपरेशन मेघ चक्र से क्या संबंध है? तो आपको जरूर याद रखना है, बाल यौन शोषण, बाल यौन शोषण को रोकने के लिए सीबीआई के द्वारा एक पहल किया गया, जो कि ऑनलाइन मैटर के द्वारा इसको डाउनलोड किया जाता था क्लाउड के माध्यम से और शेयर किया जाता था, जिसे तमाम प्रकार की बुराइयां समाज में फैलने वाली थी। इसी को रोकने के लिए ऑपरेशन मेघचक्र प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? तो ये सीबीआई के द्वारा प्रारंभ किया गया। अब एक ग्राफ के माध्यम से हम देखें महत्वपूर्ण पक्षों को। देखिए यहां कुछ दिया गया है, ऑपरेशन नमस्ते। तो कोविड के दौरान विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए नौसेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? ऑपरेशन नमस्ते। अगर हम बात करें ऑपरेशन गंगा की, तो यूक्रेन में फंसे भारत के विद्यार्थियों को वापस या नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन गंगा। अगर बात करें ऑपरेशन संकल्प में किसने भाग लिया? तो आईएनएस तलवार ने भाग लिया। और इसका उद्देश्य क्या है? खाड़ी क्षेत्रों का रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये भारत के अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए देवी शक्ति चलाया गया। ऑपरेशन आहट, ये तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया। किसके द्वारा? आरपीएफ के द्वारा, रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा। ऑपरेशन पोलो, जैसा कि हम लोगों ने पहले बात कर रखा है, हैदराबाद को विलय भारत के अभिन्न हिस्से के रूप में किए जाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। यहां के कौन शासक थे? निजाम जो है यहां के शासक थे। ऑपरेशन जीरो आवर जो बात करें तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पहले ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। अगर हम बात करें ऑपरेशन फ्लड की, तो दुग्ध उत्पादन का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड से है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा हेमकोश का संबंध किससे है? देखिए पहला दिया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय का पोर्टल है, हिरण की प्रजाति है, असमी भाषा का शब्दकोश है, यह एक विशेष प्रकार की कलाकृति है। तो यहां जो सही होगा यह असमी भाषा का एक शब्दकोश है और यह ब्रेल लिपि में है। अब यहां हम ध्यान दें कि ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो हेमचंद बरुआ के द्वारा लिखा गया है। और ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम राज्य से संबंधित है। कहां से संबंधित है? असम से संबंधित है। और इनके वंशजों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसी को उपहार स्वरूप भेंट किया गया है, जिसी कारण यह चर्चा परिचर्चा का विषय बना हुआ है, हेमकोश शब्दकोश। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण ब्रेल लिपि से संबंधित जानकारी को हम देखें, जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। सबसे पहला कि ब्रेल लिपि का उपयोग किसके लिए होता है? तो दिव्यांगजन मतलब नेत्रहीन, ऐसे व्यक्ति जो देख नहीं सकते, उनके लिए ब्रेल लिपि की उपयोग किया जाता है पढ़ने में मदद के लिए। अब यह देखिए ब्रेल लिपि के जनक कौन थे? तो लुई बेल जो थे ये ब्रेल लिपि के जनक थे। अगर ब्रेल दिवस की बात की जाए तो प्रति 4 जनवरी को ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंबुबाची का मेला कहां से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है। कामाख्या देवी का मंदिर कहां से संबंधित है? असम राज्य से। भारत का पहला तेल कुआं तो ये डिगबोई में खोदा गया, यह भी असम राज्य से संबंधित है। पूर्वोत्तर के राज्यों में सीमा साझा करने वाला पहला प्रदेश कौन सा है? तो ये असम राज्य है, जो सभी पूर्वोत्तर राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए बजट में किस योजना का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें भारत का नवीनतम वन्यजीव अभयारण्य कौन है? तो देहिंग पटकोई जो वन्य जीव अभयारण्य है, यह भारत का नवीनतम वन्य जीव अभयारण्य है। एक सींग वाला गैंडा
किस राज्य में पाया जाता है? तो असम राज्य में पाया जाता है। और यहाँ का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो एक सींग वाला गैंडा है और ये काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ देखिए, किट को प्राप्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी पिक्चर दिखाया गया है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? यहाँ पहली के कारण यह चर्चा में है, आपको जरूर याद रखना है। यहाँ देखिए, पहला दिया गया स्वीडन, दूसरा दिया गया सिंगापुर, तीसरा स्पेन, चौथा इटली। यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई है। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो टाइबर नदी के तट पर स्थित है यह रोम। अगर हम बात करें स्वीडन की, तो स्वीडन की राजधानी एम्स्टर्डम है। और सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर सिटी है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। अब कुछ हाल फिलहाल में कुछ देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में जो नियुक्ति हुई है, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। तो एक सूची के माध्यम से हम इनको देख ले। देखिए यहां दिया गया है श्रीलंका के राष्ट्रपति तो रानिल विक्रम सिंधे जी बने हैं। जबकि प्रधानमंत्री के रूप में दिनेश गुणवर्धने जी को बनाया गया है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। कौन है? तो लीज ट्रेस बनी है। और गृह मंत्री के रूप में सुएला ब्रेबर वेन बनी है। ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बानीज बने हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन बने हैं और ये दूसरी बार बने हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं मार्कोस जूनियर बने हैं। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी है ये कैटलीन नोवाक हैं। आपको इनको जरूर याद रखना है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इसी क्रम में इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देखते हैं और काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये भी। हाल ही में चर्चा में रहा मून लाइटिंग के आरोप में किस कंपनी ने अपने 300 कर्मचारियों को निकाल दिया? तो देखिए, पहला दिया गया टाटा, दूसरा दिया गया विप्रो, तीसरा दिया गया अमेजन, चौथा दिया गया इन्फोसिस। यहां जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों यह विप्रो होगा। और विप्रो ने अपने 300 कर्मचारियों को निकाल दिया और उनका आरोप क्या है? मून लाइटिंग। अब यहां यह समझना है कि मून लाइटिंग शब्द का उपयोग यहां क्यों किया गया है। तो ऐसे कर्मचारी जो किसी एक विशेष कंपनी में कार्य करते हैं, साथ ही साथ पार्ट टाइम के रूप में दूसरी कंपनियों से भी संबंध रहते हैं, इसी को आरोप के आधार पर लगाकर विप्रो के द्वारा अपने 300 कर्मचारियों को इन्होंने निकाल दिया, नौकरी से निकाल दिया। इसी कारण यह चर्चा में बना है। अब यहां अमेजन से अभी आपको याद रखना है, अमेजन के जो मालिक हैं ये कौन है? जेफ बेजोस हैं। और ये दुनिया के दूसरे अमीर व्यक्ति थे। लेकिन हाल ही में रिपोर्ट के आधार पर गौतम अडानी जो पहले भारतीय हैं जिन्होंने दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में शामिल होने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति हैं। और अमेजन के सीईओ कौन थे? तो ये जेफ बेजोस थे और निजी कारणों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब अपनी जगह पे सीईओ कौन बने हैं? तो एंडी जेसी जो हैं ये अमेजन के सीईओ बने हुए हैं। साथ ही साथ ये जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इन प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को आपके बीच में शेयर किया गया। और यकीन मानिए ये सारे बिंदु जो हैं आपको बताए गए हैं, कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आपको लाभ जरूर देंगे। आपसे विदा लेने से पहले 2 शब्द हम आपसे कहना चाहेंगे। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। मतलब आपको सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना ही होगा, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसी क्रम में हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।